दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं ये लेके आया हूँ ये पिछले स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए आप जो इसका जो पिछला पार्ट है वो आप पिछले लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों, जो इसका पिछला पार्ट था हम उससे इसको इस वीडियो के अंदर आगे उसके आगे से इसको कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। At first, the king did not pay attention to these reports। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की वहाँ डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि जब आप कोई भी पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एट फर्स्ट मतलब कि पहले, द किंग राजा ने, डिड नॉट पे अटेंशन मतलब कि ध्यान नहीं दिया, टू दीज रिपोर्ट्स मतलब कि इन सूचनाओं पर, इन खबरों पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स मतलब कि पहले राजा ने इन खबरों पर, इन सूचनाओं पर ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। और दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इस पूरी लाइन का क्या क्या अर्थ हुआ? बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, लेकिन हाउ लॉन्ग मतलब कि कब तक, कुड ही इग्नोर वह इग्नोर कर सकते थे, नज़रअंदाज कर सकते थे, दीज गवर्नर्स इन गवर्नर्स को मतलब इन राज्यपालों को, इन गवर्नर्स को कब तक वो इग्नोर कर सकते थे, अनदेखा कर सकते थे। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज। दोस्तों, एंडलेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अंतहीन, और उनकी अंतहीन कहानियों को अबाउट द शेफर्ड मतलब कि उस चरवाहे के बारे में। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि पहले तो जो राजा साहब थे उन्होंने इन सूचनाओं पर, इन खबरों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो कब तक इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते थे, अनदेखा कर सकते थे। किनको? दीज गवर्नर्स, इन गवर्नर्स को और उनकी कभी भी ना ख़त्म होने वाली कहानियों को उस चरवाहे के बारे में। चलिए आगे देखिए। वन थिंग वॉज सर्टेन। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और जैसा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य के अंदर वॉज या वर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाते हैं। इस तरह का वाक्य सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है जहाँ किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, जो कि एडजेक्टिव है। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वन थिंग वॉज सर्टेन मतलब एक बात निश्चित थी। द किंग डिस्कवर्ड मतलब कि राजा ने पता लगाया। डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, पता लगाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड मतलब राजा ने पता लगाया कि एक बात जो थी वो बिल्कुल निश्चित थी। और वो बात क्या थी? द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। क्या मतलब हुआ? द न्यू गवर्नर मतलब कि जो नए जो राज्यपाल था, डिड कैरी मतलब कि वो ढोया करता था, मतलब कि अवश्य ही ढोया करता था। क्या ढोया करता था? कैरी का मतलब होता है ले जाना, किसी चीज़ को अपने साथ ले जाना, ढोना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो नया गवर्नर था वो वास्तव में उस आयरन चेस्ट को मतलब कि उस लोहे की तिजोरी को अपने साथ हर समय ढोया करता था, हर समय ले जाया करता था। चलिए आगे देखिए। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस के अंदर वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सबसे पहले आप इस शब्द के अर्थ को समझ लीजिए।
SUMMON, समन का मतलब होता है बुलावा, या पहली बात आपको ये समझनी है कि नाउन है और साथ में वर्ब भी है, और इसे यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और समन का मतलब होता है बुलावा, किसी को बुलवाना, उसे समन कहा जाता है। और ये हमारी थर्ड फॉर्म है समन। तो ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। और जैसा मैंने आपको बताया, समन का मतलब होता है किसी को बुलाना, बुलावा देना। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सो इसलिए वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, मतलब जो नया गवर्नर था उसे पैलेस में, मतलब कि महल में बुलवाया गया। चलिए आगे देखिए। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, क्या मतलब हुआ दोस्तों? राइड का मतलब होता है किसी चीज़ की सवारी करना, घुड़सवारी करना, और कोई या दो पहिया वाहन चलाने के लिए भी राइड का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि जब आप कोई भी दो पहिया वाहन चलाते हैं, बाइक, साइकिल, स्कूटी वगैरह, तो वहाँ पर राइड का प्रयोग किया जाता है। आप इसकी फर्स्ट फॉर्म को नोट कर लीजिए, RIDE। और जब कोई घोड़ा वगैरह चलाया जाता है या फिर ऊँट वगैरह की सवारी की जाती है तो उसे भी राइड कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, और कैमल का मतलब ऊँट, मतलब वह अपने ऊँट की सवारी करता हुआ आया, या कह सकते हैं वह अपने ऊँट पर सवार होकर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, क्या मतलब हुआ दोस्तों? डिलाइट का मतलब होता है खुशी, DELIGHT। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। प्रसन्नता, खुशी को डिलाइट कहा जाता है। एंड टू एवरीवन्स प्लीज, और एवरीवन के बाद यहाँ एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है काके की। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और हर किसी की जो खुशी थी। द फेमस आयरन चेस्ट, और वो क्या खुशी थी? द फेमस आयरन चेस्ट मतलब वो मशहूर लोहे की तिजोरी। वॉज देयर, वो वहाँ पर थी। फास्टेंड, फास्टेंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत मजबूती से के साथ जकड़ा हुआ होना, फंसा हुआ होना, बंधा हुआ होना, बहुत ही मजबूती से बंधी हुई थी। फास्टेंड सिक्योरली, सुरक्षित रूप से। बिहाइंड हिम, उसके पीछे। ऑन द कैमल्स बैक, ऑन द कैमल्स बैक मतलब ऊँट की पीठ पर। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो जो व्यक्ति था वो ऊँट पर सवार होता, मतलब सवारी करता हुआ आया। और हर किसी की जो खुशी थी वो क्या खुशी थी कि वो जो फेमस, मतलब जो मशहूर लोहे की जो चेस्ट थी, तिजोरी थी, वो मजबूती से और बहुत ही सुरक्षित तरीके से ऊँट के पीछे थी। बिहाइंड हिम ऑन द कैमल, वो मतलब उसके पीछे थी, कहाँ पर थी? ऑन द कैमल्स बैक, मतलब कि ऊँट की पीठ पर। चलिए आगे देखिए। नाउ द किंग वॉज एंग्री, क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। और एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, नाराज़ होना, क्रोधित होना। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब जो राजा थे वो नाराज़ थे, गुस्सा थे, क्रोधित थे। ही थंडर्ड, दोस्तों थंडर का मतलब होता है गरजना, या बहुत तेज आवाज़ में किसी बात को कहना, उसे थंडर कहा जाता है। थंडर का मतलब बादलों के गरजने को भी कहते हैं, और यहाँ पर इसका मतलब है किसी आवेग में, गुस्से में गरजना। तो ही थंडर्ड मतलब वो बहुत तेजी, मतलब कि वो गरजे। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर ताहे, तीहे, तेहे जैसे शब्द आते हैं। इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर डू या डस का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है। और यदि आप उसके अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे पहले मेंशन किया जाता है, उसके बाद डू का प्रयोग किया जाता है, डू या डस का, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, मतलब उन्होंने क्या पूछा कि आप हमेशा उस लोहे की तिजोरी को क्यों कैरी करते हो, मतलब क्यों ले जाते हो, क्यों उसको ढोते हो अपने साथ। वॉट डज इट कंटेन, कंटेन का मतलब होता है किसी में कुछ होना। वॉट डज इट कंटेन मतलब उसमें क्या है। चलिए आगे देखिए। द गवर्नर स्माइल, क्या मतलब हुआ? ये स्माइल का मतलब था मुस्कुराना, और ये सेकंड फॉर्म है। द गवर्नर स्माइल, जो गवर्नर थे, जो राज्यपाल थे, वो मुस्कुराए। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, क्या मतलब हुआ दोस्तों? आस्क, AS के आस्क का मतलब होता है पूछना, और ये सेकंड फॉर्म है। और आस्क का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता है, आस्क का मतलब
किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहना भी होता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार एक शब्द के एक से अधिक मतलब होते हैं, तो यदि हम उन सब अर्थों को जानते हैं तो इंग्लिश सीखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है किसी को कोई काम करने को कहना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, मतलब उन्होंने अपने नौकर से कहा, टू ब्रिंग, लाने के लिए, टू ब्रिंग इन मतलब लाने के लिए, टू ब्रिंग इन द चेस्ट, मतलब कि चेस्ट को, तिजोरी को अंदर लाने को कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो गवर्नर थे, जो राज्यपाल थे, वो मुस्कुराए। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, मतलब उन्होंने अपने नौकर को तिजोरी अंदर लाने को कहा। चलिए आगे देखिए। हाउ ईगरली द पीपल इज स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर टू बी फाउंड आउट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ईगरली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है उत्सुकता से। तो आप चाहें तो इसका जो एडजेक्टिव है आप वो भी नोट कर सकते हैं। EAGER, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, जो कि एक एडजेक्टिव है। जब कोई व्यक्ति किसी बारे में जानने के लिए उत्सुक हो या उसके बारे में जानना चाहता हो तो उसे ईगर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है उत्सुक, और जो कि एक एडजेक्टिव है। और जब हम इसमें LY लगा देंगे, जैसा यहाँ पर लगाया गया, तो वो एडवर्ब बन जाएगा। और एडवर्ब का मतलब होता है कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। और ईगरली का मतलब हो गया उत्सुकता से। तो क्या मतलब हुआ? हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड, मतलब कि जो लोग थे वो कितनी उत्सुकता से खड़े हुए थे, आसपास खड़े हुए थे। अराउंड मतलब कि आसपास खड़े हुए थे। वेटेड, और वो इस इंतज़ार में थे। फॉर द शेफर्ड, मतलब कि चरवाहे के। टू बी फाउंड आउट, की जो चरवाहा है वो कैसा पाया जाएगा, मतलब कि उसके बारे में क्या बात निकल कर आएगी। इस इंतज़ार में वो लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। चलिए आगे देखिए। बट, लेकिन, हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट। दोस्तों एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है हैरानी, जो कि एक नाउन है, आप नोट कर सकते हैं। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन जो उनकी जो हैरानी थी वो कितनी ज़्यादा थी। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि जो राजा थे वो खुद भी। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि दोस्तों जैसा हमने कहानी के पहले पार्ट में देखा था कि ये जो नए गवर्नर थे राजा साहब के, वो हमेशा ही मतलब लोगों की मदद किया करते थे, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, और उनसे जो दूसरे जो गवर्नर थे वो जलने लगे। और उनके बारे में ये बात भी थी कि वो हमेशा एक लोहे की तिजोरी को कैरी करते थे। तो इसी वजह से लोग जानना चाहते थे कि आखिर उस लोहे की तिजोरी में क्या है। उसके अलावा जो राजा साहब थे वो भी इस बात को खुद भी जानना चाहते थे। चलिए आगे देखिए। When the chest was opened, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये भी हमारा पास इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। वज या वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य है पास इंडेफिनिट का। When the chest was opened, जब तिजोरी को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेलरी वॉज ज्वेल्स, क्या मतलब हुआ? कोई भी सोना चांदी या कोई भी आभूषण नहीं थे। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, लेकिन एक पुराना कंबल था। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट, लेकिन सिर्फ एक पुराना कंबल था। केम आउट, जो कि बाहर आया। होल्डिंग इट अप, उसको ऊपर पकड़ते हुए। होल्डिंग इट अप प्राउडली, दोस्तों प्राउडली एक एडवर्ब है, और जैसा मैंने आपको बताया कि एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप ये चीज़ देखेंगे कि ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो LY पे ख़त्म होते हैं। तो प्राउडली का मतलब होता है गर्व से। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? होल्डिंग इट अप प्राउडली, मतलब उसे गर्व से पकड़ते हुए। किसके बारे में बात हो रही है? कंबल के बारे में, मतलब उसको गर्व से पकड़ते हुए। द शेफर्ड सेड, मतलब कि द शेफर्ड सेड, चरवाहे ने कहा। दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, क्या मतलब हुआ? दिस मतलब कि ये, माई डियर मास्टर, दोस्तों मास्टर का मतलब होता है मालिक, मतलब कि ये माई डियर मास्टर मतलब मेरे प्यारे मालिक। इज़ माई ओनली ट्रेजर, ये मेरा इकलौता खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसे अपने साथ ले जाता हूँ, मैं इसे हमेशा अपने साथ ढोता हूँ। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो शेफर्ड था, जो चरवाहा था, उसने क्या कहा कि ये जो है माई डियर मास्टर मतलब मेरे प्यारे मालिक, इज़ माई ओनली ट्रेजर, मतलब उस कंबल की तरफ उसका इशारा था कि यही जो है वो मेरा इकलौता खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, जिसे मैं हमेशा अपने साथ ढोता हूँ।
चलिए दोस्तों आगे देखिए। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जैसा पिछले अभी मैंने आपको बताया था, जब हम कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डू या डस का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और यदि इंट्रोगेटिव वर्ड को भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले मेंशन किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट लेकिन वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट। ऑर्डनरी का मतलब है साधारण, साधारण, तो उसका क्या मतलब हुआ कि लेकिन वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट, लेकिन आप इस साधारण कंबल को क्यों ढोते हो विद यू, अपने साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि लेकिन आप इस साधारण से कंबल को अपने साथ क्यों ढोते हो। श्योरली मतलब वास्तव में, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, क्या मतलब हुआ कि श्योरली क्या वास्तव में, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, क्या मतलब वास्तव में आप एक डिस्ट्रिक्ट के, एक जिले के गवर्नर हो, राज्यपाल हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। चलिए दोस्तों आगे देखिए। टू विच मतलब जिस पर द शेफर्ड रिप्लाइड, जो शेफर्ड था, जो चरवाहा था, उसने जवाब दिया। विद क्वाइट डिग्निटी, क्वाइट एक खामोश डिग्निटी के साथ। और दोस्तों डिग्निटी का मतलब होता है आत्मसम्मान या फिर सम्मान, उसे डिग्निटी कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जब राजा साहब ने उससे ये बात पूछी कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के, एक ज़िले के आप गवर्नर हो, राज्यपाल हो, तो आप इस साधारण से कंबल को अपने साथ क्यों ढोते हो। तो जिस पर वो जो शेफर्ड था, चरवाहा था, उसने जवाब दिया, और वो जो उन्होंने जवाब दिया बहुत ही मतलब एक डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ दिया। चलिए उनके जवाब देखते हैं, क्या उन्होंने कहा। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और जब हम सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य को बनाते हैं तो वहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में एडजेक्टिव या नाउन को लेकर वाक्य को बनाते हैं बिना किसी भी वर्ब का इस्तेमाल किए। चलिए, और दोस्तों ये जो ओल्डेस्ट शब्द आप देख रहे हैं, ये ओल्ड की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, ओल्डर मतलब उससे पुराना, और ओल्डेस्ट सबसे पुराना। तो आप इस शब्द को नोट कर सकते हैं। ओल्डेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है, और ये ओल्ड की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, मतलब ये कंबल मेरा सबसे पुराना दोस्त है। चलिए दोस्तों आगे देखिए। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी। दोस्तों STILL, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है जब आप वाक्य, कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जो कि भविष्य काल से जुड़ा हुआ हो, जहाँ वाक्य के टेल पर गा गेगी जैसे शब्द आते हैं, तो वो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर विल का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी मतलब कि ये अभी भी मेरी रक्षा करेगा। प्रोटेक्ट करेगा मतलब ये अभी भी मेरी रक्षा करेगा। इफ़ यदि, एट एनी टाइम किसी भी समय, योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, क्या मतलब हुआ कि यदि और दोस्तों ये क्लॉक नहीं है, शायद ये जो है क्लॉक्स होना चाहिए कहानी के अनुसार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने क्या जवाब दिया कि ये जो है ये अभी भी मेरी रक्षा करेगा, कि यदि किसी भी समय महाराज की इच्छा हो, विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉथ्स, कि यदि महाराज को इच्छा हो मेरे नए कपड़े वापस ले लेने की। चलिए आगे देखिए। हाउ प्लीज द किंग वॉज, जो राजा थे वो कितने ज़्यादा खुश थे इस जवाब से। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, क्या मतलब हुआ। हाउ प्लीज द किंग वॉज मतलब कि जो राजा थे वो कितने कितने ज़्यादा खुश थे। एंड हाउ एम्बेरेस्ड, दोस्तों एम्बेरेस्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है शर्मिंदा होना। और जो जेलस मतलब वो जो ईर्ष्यालु जो गवर्नर्स थे वो कितने ज़्यादा लज्जित थे, या कह सकते हैं कितने ज़्यादा शर्मिंदा थे, वो हो गए। बिके मतलब कि वो हो गए। टू हियर सुनकर, द वाइज मैन्स रिप्लाई, इस समझदार आदमी के जवाब को। चलिए आगे देखिए। नाउ अब, दे न्यू वह जानते थे, दैट की द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, क्या मतलब हुआ। नाउ मतलब कि अब, दे न्यू वह जानते थे। दोस्तों दे जो है ये प्लूरल नाउन है जिसका मतलब होता है वे या वे लोग, और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है जब आप सब्जेक्ट के अंदर
एक से अधिक लोगों को लेना चाहते हैं, जिसका मतलब होता है वे या वे लोग, वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, नाउ दे न्यू, और ये न्यू जो है ये सेकंड फॉर्म है नो की, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। मतलब अब वे लोग जानते थे, क्या जानते थे, दैट की द शेफर्ड वॉज इंडीड, जो ये शेफर्ड है, चरवाहा है, वॉज इंडीड वो वास्तव में है, क्या है, द हम्बलेस्ट मतलब कि सबसे विनम्र, एंड द वाइजेस्ट और सबसे ज़्यादा समझदार आदमी, कहाँ, इन द लैंड, इस इन द लैंड मतलब कि धरती पर। चलिए आगे देखिए, द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, क्या मतलब हुआ, और ये मेक की सेकंड फॉर्म में मेड, जो राजा थे, द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और वेरी डे मतलब उसी दिन, जो राजा थे उन्होंने उसी दिन उसे एक उससे भी बड़े, मच बिगर मतलब उससे भी बड़े जो डिस्ट्रिक्ट था, जिला था, उसका उस व्यक्ति को गवर्नर बना दिया, राज्यपाल बना दिया। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि जो राजा साहब थे उन्होंने उसी दिन उस व्यक्ति को, उस आदमी को एक उससे भी बड़े ज़िले का गवर्नर बना दिया। तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी, और जो इसका पहला पार्ट था मैं उम्मीद करता हूँ वो भी आपको अच्छा लगा होगा, और ये इसका सेकंड था पार्ट था, और ये इसका सेकंड पार्ट होने के साथ साथ ये इसका अंतिम पार्ट भी था। अब ये कहानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि वो जो एक गरीब चरवाहा था, जो कि लोगों की मदद किया करता था और उनकी हेल्प किया करता था कई चीज़ों में, और जब उस व्यक्ति को गवर्नर बना दिया गया उसके बाद भी वो लोगों की मदद करता रहा, और वो हमेशा ही अच्छे काम करता था। लेकिन कई जो दूसरे गवर्नर थे उन्होंने उसे बदनाम करने के लिए उसके बारे में राजा साहब के कान भरने शुरू कर दिए। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आई कि वो जो लोहे की तिजोरी थी उसमें वो व्यक्ति किसी भी तरह का कोई अपने लिए पैसा धन इकट्ठा नहीं करता था, जबकि उसमें वो सिर्फ एक मामूली सा कंबल रखता था, और जब ये बात सबके सामने आई तो उस व्यक्ति का जो कद था वो राजा साहब की नज़रों में और भी ज़्यादा बढ़ गया, उस व्यक्ति की जो इज्जत थी, जो सम्मान था वो और भी अधिक बढ़ गया, और उस व्यक्ति को और भी बड़े ज़िले का जो गवर्नर बना दिया गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी वाकई में आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कहानी बहुत पसंद आई, और जो भी आपकी इस कहानी के बारे में राय हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।